हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर जो कृषि रसायन आपका जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पदार्थों के संगठन के बारे में, उनके रासायनिक गुणों के बारे में और उन पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभावों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे आज मैंने सबसे पहला टॉपिक जो है आपका लिया है मृदा, जिसको कि आप इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, सॉइल। तो आज हम सॉइल के बारे में बात करेंगे और मैं आज फर्स्ट जो आपका एग्रीकल्चर का वीडियो है, इसके अंदर आपको मृदा के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। हम मृदा का परिचय जो है वो देखेंगे कि मृदा जो है वास्तव में है क्या। तो मृदा जो शब्द है, इंग्लिश में इसको सॉइल कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति यानी कि सॉइल जो है, सॉइल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम। तो इस सोलम से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है सॉइल की। सोलम जो है उसका मतलब फ्लोर या फर्श होता है। फर्श जो है, क्योंकि फर्श जो है वो आधार प्रदान करता है, इसी प्रकार से जो मृदा है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, जितने भी जीव हैं, उनको एक आधार प्रदान करती है। तो इसलिए इसका नाम जो है फर्श या फ्लोर के कारण इसको सोलम कहते हैं और सोलम के कारण ही मृदा को क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मृदा जो है पृथ्वी में कहां पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो निर्माण है वो अलग अलग परतों से हुआ है। तो जैसे यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा पिघली हुई अवस्था के अंदर धातु जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो पृथ्वी की अलग अलग परतें पाई जाती हैं, आप लोग जब इसका लेवल पढ़ते हो पृथ्वी के बारे में, तो अलग अलग परतें हैं। तो जो सबसे ऊपर की परत है ये वाली, ये जो परत है, ये परत जो है ये मृदा से निर्मित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी जो परत है, ये परत जो है वो मृदा की बनी होती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जितने भी पेड़ उगते हैं वो इसी परत के अंदर उगते हैं, इसी परत में उगते हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि मृदा जो है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनका आधार होती है, उनको आधार प्रदान करती है। जितने भी पोषक तत्व हैं वो उन पादपों को किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो मृदा होती है। पृथ्वी की बाकी परतें जो है इनके बारे में हम जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे लिए अभी ये जानना जरूरी है कि जो ऊपर की परत है वो मृदा से निर्मित होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो मृदा के जो कण होते हैं वो त्रिविमीय पिंड होते हैं। तो मैं आपको त्रिविमीय, एकविमीय, द्विविमीय के बारे में बता देता हूं कि जैसे हम त्रिविमीय पिंड की बात करें तो त्रिविमीय पिंड वास्तव में उस पिंड को कहा जाता है जिस पिंड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक चक्र की, जैसे ये है, तो ये द्विविमीय है। अगर मैं इस एक लाइन की बात करूं तो ये एकविमीय है। लेकिन अब इसको आप देखिए, इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई भी है, इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। तो क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, तो इसलिए ये त्रिविमीय है। तीन विमाएं हैं इसकी, तीन विमाएं, इसलिए इसको त्रिविमीय कहा गया। तो जो मृदा है वो त्रिविमीय पिंड जो है होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मृदा के जो कण होते हैं वो त्रिविमीय पिंड होते हैं। तो मृदा के कण, जैसे मान लिया कि मृदा का कण अगर ये एक गोला है, जैसे गोला है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि जो जितने भी कण हैं वो गोलाकार होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि मृदा के जितने भी कण या जितने भी पार्टिकल, जितने भी कण हैं वो गोलाकार रूप में होते हैं। तो मृदा के कण भी गोलाकार होंगे और क्योंकि गोला जो है वो त्रिविमीय होता है, इसलिए हमने ऐसे लिखा कि
कि मृदा जो है वो एक त्रिविमीय पिंड जो है उसके रूप में होती है, या जितने भी प्रकार की मृदाएं हैं उनके जो कण हैं वो त्रिविमीय पिंड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि मृदा जो है वो एक प्राकृतिक माध्यम होती है। इसका मतलब ये है कि मृदा को कभी भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यानी कि मृदा प्रकृति में निर्मित होती है, मनुष्य के द्वारा मृदा को निर्मित नहीं किया जा सकता। अब जैसे एक सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि मृदा के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्वों को मिलाकर और कृत्रिम रूप से मृदा का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। मृदा का जो वास्तविक रूप है उसके लिए एक लंबा टाइम लगता है, उसमें लंबा समय लगता है। तो इसलिए जितने भी पोषक तत्व हैं उनसे मिलकर जब मृदा बनती है तो वो प्राकृतिक माध्यम में ही संभव है, कृत्रिम माध्यम में संभव नहीं है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि मृदा जो है उसके विभिन्न संस्तर होते हैं, लेवल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मृदा जो है वो वातावरण के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। उसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन जो है वो अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ एक मान लेते हैं ये एक मृदा की मोटी लेयर है, एक परत है, तो इसकी ऊपरी परत जो है मृदा की वो अलग प्रकार की हो सकती है, इसका रासायनिक संगठन अलग प्रकार का हो सकता है। फिर जो दूसरी परत है इसके अंदर अलग प्रकार के कण हो सकते हैं, उनका आकार बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के कण हो सकते हैं। यहाँ पर जो इस लेवल जो है इसके अंदर कुछ अलग प्रकार का सिस्टम हो सकता है। तो मृदा जो है उसके विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, लेवल होते हैं अलग-अलग, तो उसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि मृदा जो है विभिन्न स्तरों में पाई जाती है। फिर इसके बाद में आता है रासायनिक और जैविक अंतर्युक्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे क्षेत्र में विभिन्नता आती है उसी प्रकार मृदा के रासायनिक और जैविक गुणों के अंदर भी विभिन्नता आती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर कहीं पर कोई बहुत ही अधिक नमी युक्त, जैसे जहां पर नमी है, नमी युक्त अगर कोई जगह है तो नमी युक्त जगह में क्या चीज ज्यादा होगी? जल ज्यादा होगा। इसके अलावा जो जीव हैं उन जीवों की अधिकता होगी उसके अंदर। इसके अलावा ह्यूमस जो है उसकी अधिकता होगी। तो ये सारी चीजें जो है उसमें ज्यादा होंगी। इसके बजाय अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान के अंदर जो मृदा है उसके अंदर क्या होता है? जल की कमी होती है। जीव अगर होंगे तो वो अलग प्रकार के होंगे या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ह्यूमस जो है वो अलग प्रकार का हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर मृदा जो है उसके रासायनिक और जैविक गुण जो है वो अलग-अलग हो सकते हैं। तो उसके रासायनिक और जैविक गुणों के अंदर अंतर पाया जा सकता है क्षेत्र के हिसाब से, कि अगर यहाँ मृदा का प्रकार कुछ अलग है तो किसी दूसरी जगह पर मृदा का प्रकार जो है वो अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये आपको कुछ बेसिक बातें मैंने इसके अंदर बताई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदा के कार्यों के बारे में। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है मृदा के कार्य। सबसे पहला कार्य क्या है? तो देखिए सबसे पहला कार्य ये है कि मृदा जो है पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है उस लेयर को बनाती है, और उस लेयर के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये पौधा यहां इस मृदा के अंदर उगा हुआ है, तो ये जो लेयर है ये किससे बनी हुई है? भूपृथ्वी का मतलब ये लेयर किससे बनी? मृदा से बनी। और इस मृदा से जितने भी तत्व हैं, जल हुआ, ऊर्जा, पोषक तत्व, इन सभी का जो पुनर्चक्रण है, पुनर्चक्रण का मतलब कि ये पदार्थ यहां आएंगे पहले, फिर ये पादप को प्राप्त होंगे और फिर पादप से वापस किसमें आ जाएंगे? वातावरण में आ जाएंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीसाइक्लिंग, हिंदी में बोलेंगे पुनः या पुनः चक्रण।
पुनर्चक्रण। तो रिसाइकलिंग का काम जो है वो किसका होता है, सॉइल का होता है या मृदा का होता है। फिर इसके बाद में दूसरा कार्य है इसके अंदर, मृदा जो है पौधे को एक आधार प्रदान करती है। आधार प्रदान करने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि यांत्रिक आधार होता है, जो वो यांत्रिक आधार जो है वो मृदा के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। कि आप सपोज करके देखिए कि अगर ये हो ही ना, ये अगर ये मृदा हो ही ना, तो ये पौधा उगेगा कहां पर। तो इसका मतलब उसको एक यांत्रिक आधार की जरूरत होती है, और यांत्रिक आधार के अलावा पादपों को जितने भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, वो सारा का सारा किसके द्वारा प्राप्त होती है, वो मृदा के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा मृदा जो है इसका जो नेक्स्ट कार्य है वो ये है कि मृदा फसलों के उत्पादन के अंदर प्रयोग होती है। तो आपने देखा होगा कि फसलों का जो उत्पादन है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो हम मृदा के अंदर उगाते हैं, ताकि उस मृदा से उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो उसके अंदर उत्पन्न होती हैं। तो कार्य जो है वो उनको बहुत अधिक भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग प्रकार के कार्य हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको मुख्य रूप से क्या किया कि 3 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन है मृदा के बारे में। बाकी जो इसके मृदा